नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। शिवपाल यादव की भारतीय जनता पार्टी से बढ़ती नजदीकी उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक तो अलग तरीके का एक सीन था कि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन अब भाजपा से उनकी नजदीकी उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पर बैठा सकती है। और ऐसा हुआ तो शिवपाल सदन में अपने भतीजे और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के नज़दीक ही बैठेंगे। विधानसभा उपाध्यक्ष की सीट सदन में ठीक नेता प्रतिपक्ष के बगल में ही होती है। उनकी अखिलेश यादव से दूरियां बढ़ती जा रही हैं। सपा ने उन्हें अपने विधायक दल से ज़्यादा सहयोगी दल के रूप में मानती है। इसलिए मंथन में आज हम बात करेंगे कि शिवपाल और अखिलेश के बीच जो टसन है उसमें नफा नुकसान किसका होगा। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही ये कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी या गठबंधन के बीच शिवपाल यादव की क्या पोजीशन होगी। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में तो यहाँ तक खबरें चल गईं कि शिवपाल यादव को नेता विरोधी दल बना दिया गया है। एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि ये बात सही है कि अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को नेता विरोधी दल बनाने का मन बना लिया था, लेकिन अचानक क्या हुआ कि अखिलेश यादव का मन बदल गया। और इतना ही नहीं, लोकसभा की सदस्यता छोड़कर अखिलेश यादव नेता विरोधी दल खुद बन गए। वो नेता विरोधी दल तो बने, लेकिन इसी के साथ उनके चाचा शिवपाल यादव उनके और विरोधी हो गए। ये पूरा घटनाक्रम कुछ अपने अपने तरीके से लोग इसे परिभाषित करते हैं। बहुत सारी कथा काया है। शिवपाल यादव का दिल्ली जाना, तमाम तरह की खबरें आई कि अमित शाह जी से मिलना, तमाम नेताओं से मिलना, उसके बाद लखनऊ आना, योगी आदित्यनाथ जी से मिलना, मुख्यमंत्री 20 मिनट तक बातचीत होना, स्वतंत्र देव का वहाँ योगी के घर जाना, फिर सहकारिता मंत्री JPS राठौर का जाना, तमाम तरीके की जो गुणा गणित फांस निकाली गई ये बताई जा रहे हैं। लखनऊ में तरह तरह की चर्चा, जितने मुंह उतनी बातें हैं। लेकिन इस सब घटनाक्रम के 2-3-4 दिन के बाद शिवपाल यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और पूर्व डिप्टी CM दिनेश शर्मा को ट्विटर पर फॉलो कर लिया। उसके बाद बहुत सारे संकेत और संदेश चले गए। ये संकेत और संदेश इस बात के हैं कि शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, नज़दीकियां बढ़ रही हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर पिछड़े नेताओं का एक बड़ा कुनबा शिवपाल यादव को नहीं चाहता कि वो पार्टी के अंदर आए। मैं पूरे दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं। ये वो नेता हैं जो बीच बीच में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी पार्टी के अंदर, विधायकों के अंदर माहौल बनवाते रहे हैं। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं शिवपाल यादव को किसी न किसी रूप में भाजपा के करीब लाने के लिए अपनी सहमति दे चुके हैं। अलग अलग तरीके से लोगों ने बताया कि भाई शिवपाल यादव राज्यसभा भेजे जा सकते हैं, कुछ ने कहा भाई केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं, कुछ डिप्टी स्पीकर की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं उनके बेटे आदित्य चुनाव लड़ सकते हैं जसवंत नगर में। मैंने कहा ना, जितने मुंह उतनी बातें हैं। लेकिन जो मंथन में हम आज लेकर आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जो सवाल हमने उठाया है कि नफा नुकसान किसका,
क्या शिवपाल के भारतीय जनता पार्टी में चले जाने से अखिलेश का आखिरी कंटक भी कट जाएगा और वो निष्कंटक होकर अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में चली गई। उनके सौतेले भाई की पत्नी कहीं ना कहीं पारिवारिक रूप से उस विरासत की, जो मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत है, उसकी कहीं ना कहीं अपर्णा यादव और शिवपाल यादव दोनों अपना दावा करते हैं। और अखिलेश यादव के सौतेले भाई होने के नाते उनकी पत्नी अपर्णा यादव राजनीतिक विरासत में जरूर कहीं ना कहीं अपना हिस्सा मांगने लगी थी। यही वजह है कि रिश्ते खराब हुए और इस विरासत के हिस्सा बांट में शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी अपर्णा यादव एक ऐसा ये तंत्र बना था जो अखिलेश को फूटी आंखों नहीं सुहा रहा था। यही वजह सबसे बड़ी है, ये सभी लोग जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच तल्खी की सबसे बड़ी यही वजह है। सूत्र तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव इस पूरे प्रकरण में चुपचाप हैं। अभी दिल्ली में गए थे, नेताजी मुलायम सिंह से वो मिले, अब वहां पिता और पुत्र थे, क्या बातें हुई पता नहीं। उसके बाद सुर्रा उड़ने लगा। सुर्रेबाजी बहुत होती राजनीति में, सुर्राबाजी होने लगी। भाई नेताजी ने बहुत डांटा, अखिलेश ने अपना तर्क रखा, शिवपाल जी बुलाए गए, ऐसा लोग बताते हैं लग रहा सामने खड़े हुए थे, नेताजी को चाय देने गए थे, सारी बातें सुन ली। भाई पिता पुत्र के बीच की बातें हैं, वो जितना बताएंगे उतना ही तो हम जानेंगे। मुलायम सिंह के दिमाग में क्या चल रहा है दूसरा व्यक्ति जान नहीं सकता, उनका बेटा भी नहीं जान सकता। मुलायम सिंह राजनीति के इतने शातिर खिलाड़ी हैं। कहते तो यहां तक हैं कि मुलायम सिंह ने जानबूझकर शिवपाल को गच्चा दिया है, इसलिए कि उनके बेटे को पार्टी और राजनीतिक विरासत स्मूथ रूप से ट्रांसफर हो जाए। और यही वजह थी कि 2012 में शिवपाल यादव को आजम खां को दरकिनार कर अपने बेटे को उन्होंने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा दिया। खुद नेता मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर नहीं हुए। ये एक बड़ा गुणागणित समीकरण है। अब जो शिवपाल यादव का भाजपा से नजदीकी फायदा नुकसान, इसको अलग अलग एंगल से देखा जा सकता है। एक एंगल यह है कि अखिलेश यादव चुपचाप हैं कि शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी में जाएं और उनका आखिरी कंटक भी कटे, उसके बाद वो अपने आप पार्टी जैसे वो चला रहे हैं। पिछली बार 44, 46, 47 जो भी थे, इस बार 111 सदस्य आए विधानसभा में। अखिलेश यादव और उनके सलाहकारों का प्रबल मत है कि अगर 111 है तो 211 भी होंगे, बढ़ते जाओ। अभी उम्र ही क्या है, विधानसभा में नहीं सफल हो पाए, लोकसभा में प्रयास करेंगे, आगे प्रयास करेंगे। तो ये मुझे लगता है ये अखिलेश यादव की तरफ, जो अखिलेश यादव का खेमा है, ये बातें उसकी तरफ से कहीं ना कहीं निकल कर आ रही हैं। अब दूसरा खेमा है भारतीय जनता पार्टी, जो लोहे से लोहा काटना चाहती है। शिवपाल यादव को ठीक अखिलेश यादव के बगल में डिप्टी स्पीकर बनाकर वो मनोवैज्ञानिक रूप से सदन में, विधानसभा के अंदर और सदन से बाहर मनोवैज्ञानिक रूप से डिप्टी स्पीकर बनाकर एक मनोवैज्ञानिक दबाव अखिलेश यादव पर सदन के अंदर बनाना चाहती है। और शिवपाल यादव को खास तौर पर जो इटावा, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, ये ये बेल्ट है पश्चिम का, जहां कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार का असर है। अब जबरदस्त असर है, यादव लैंड है, ये तो भैया 2-3 चुनावों ने साबित कर दिया कि ये सब कुछ नहीं है, लेकिन असर है, अभी भी असर है। तो उन स्थानों पर, और खास तौर पर अभी एक सर्वे में आया कि 10-12% यादवों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। तो उस जो यादवों का एक चंक है, 12-14%, 13% के आसपास यादव हैं उत्तर प्रदेश में मतदाता। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कम से कम 5-6% यादव मतदाता शिवपाल के जरिए भारतीय जनता पार्टी के करीब आए। भारतीय जनता पार्टी का ये गेम प्लान लगता है, जो जिसके संकेत और संदेश मिल रहे हैं।
लेकिन यही होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बहुत शातिराना अंदाज में राजनीति करती है। शातिराना अंदाज, शातिराना शब्द को हम कोट कर रहे हैं क्योंकि राजनीति सामान्य लोगों का खेल नहीं है, शातिर लोगों का खेल है। शातिर का मतलब बहुत निपुण, चपल लोगों का खेल है। तो भारतीय जनता पार्टी राजनीति में बहुत चपल, बहुत निपुण है। हो सकता है कि सारी बातें प्रचारित करी जा रही हो, उसका प्लान भी कुछ और हो। ये तमाम चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो खेमा है उसमें अलग तरीके की गुणागाड़ी चल रही है। उनको साफ ये पता है कि अगर शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी के अंदर आते हैं तो जो पिछड़े वोटों के ठेकेदार हैं भारतीय जनता पार्टी में, अति पिछड़े वोटों के ठेकेदार हैं, उनका जो ठेका पट्टा का एरिया है ना वो कम हो जाएगा। तो हो सकता है पूर्वांचल तक सिमट कर रह जाएं। अब पूर्वांचल में भी आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, ये इलाके में शिवपाल यादव का अच्छा खासा सम्मान है। वहां लोग अच्छा खासा उनका सम्मान करते हैं। तो शिवपाल यादव पश्चिम से लेकर पूरब तक माफ कीजिए, ओबीसी पिछड़ों की राजनीति के बड़े नेता हैं और अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव से राजनीति के उन्होंने तरह तरह के दांव पे सीखे हैं और उनके ट्रस्टेड और टेस्टेड लोग हैं। भले ही वो राजनीतिक पार्टी बनाकर बहुत सफल नहीं हो, लेकिन एक नेता के रूप में शिवपाल यादव को अब स्थापित होने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो एक स्थापित नेता हैं दशकों से। अब शिवपाल के सवाल पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बचते नजर आए। सुनिए। शिवपाल सिंह यादव ने मुलाकात की है योगी आदित्यनाथ जी से। नहीं तो वो तो आप भी कर सकते हो योगी जी से मुलाकात, उसमें मुलाकात में कोई, क्योंकि उनको पहले मीटिंग में भी नहीं बुलाया गया समाजवादी पार्टी की। ये सभा कौन बुलाया, कौन गया, कौन नहीं गया, ये सपा की समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के साथ भेंट करने का अधिकार अब श्री अखिलेश यादव जी भी मिले थे विधानसभा में और श्री शिवपाल जी भी मिले होंगे या और कोई भी मिल सकता है, किसी भी दल का नेता कोई भी मिल सकता है। वो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता की। मैं अब केशव जी कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री से कोई भी मिल सकता है। अरे भाई केशव जी, इतना आसान नहीं है। मुख्यमंत्री से मिलना इतना आसान नहीं है। सत्ता दल के नेताओं को मिलना इतना आसान नहीं है। ये तो विपक्ष के नेता हैं। ये बात कहने के लिए अच्छी लगती है लेकिन मिलना इतना आसान नहीं। भाई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो दुनिया में 6 ही देश उत्तर प्रदेश से आबादी के हिसाब से बड़े हैं, 7वां देश के रूप में है। इस तरीके के देशों के प्रधानमंत्री की हैसियत होती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की। तो इतना आसान नहीं है उनसे मिलना। आज केशव मौर्य दिल्ली में थे और दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री से भेंट की, अमित शाह जी से भेंट की, आशीर्वाद लिया नेताओं का कि दूसरी पारी उप मुख्यमंत्री के रूप में शुरू कर रहे हैं। संसद भवन में उन्होंने भेंट की। संसद के बाहर पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भाई शिवपाल यादव कब आ रहे हैं। उन्होंने कहा भाई उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता। फिर उनसे सवाल किया गया कि भाई शिवपाल यादव अब राम नाम जप रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है। और जो लोग राम नाम जपते रहे हैं वो वास्तव में अगर नहीं जप रहे थे तो अब जप रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इतना कह के वो शिवपाल के भाजपा में आने ना आने के सवालों को डक करते नजर आए। तो ये बात तो तय है कि कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी पक रही है और वो तैयार है, उसमें छौंक लगाना है। उस दिन का इंतजार है कि बस छौंका लगे और बस खाओ। अचार, चटनी, इमली, पापड़, दही, इसका इंतजाम करना है। अब जिसकी इतनी श्रद्धा, ये कुल मिला के कहानी किससे है। शिवपाल यादव पर हमने कहा था अपने सहयोगियों से
कि उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक शबी हैदर जी को फ़ोन लगाया जाए। मुझे लगता है कि किन्हीं कारणों से शबी हैदर साहब जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो हम अपने नए सेगमेंट की तरफ चलते हैं। सेगमेंट 2 कि भाई नौकरशाही की ये मानसिकता कैसी होती जा रही है, नौकरशाहों की। आज हमने प्राइम टाइम में ये विषय लिया था कि भाई मुख्यमंत्री जी के यहां 1 किलोमीटर लंबी भीड़ फरियादियों की क्यों लगी। ये भीड़ क्यों जुटी, बहुत बड़ा सवाल है। नौकरशाहों की मानसिकता एक अजब लेवल पर है। अगर बलिया में नकल होती है, पर्चा लीक हो जाता है, तो वहां का डीएम इंद्र विक्रम सिंह अमर उजाला के पत्रकारों को जेल में ठूंस देता है, पत्रकारों को जेल भेज देता है। वहां का डीआईओएस, भाई पत्रकारों का क्या काम है? पत्रकारों के पास अब तो व्हाट्सएप का जमाना है, हम लोग तो उस जमाने के पत्रकार हैं जब ना लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, ना मोबाइल फोन था, ना व्हाट्सएप था, ना कोई और तंत्र था। उस जमाने में अगर कभी कोई पेपर लीक कुछ होता था तो एक साइक्लो स्टाइल हाथ लग जाता था, उस पर एक खबर छप जाती थी। तो मुझे तो नहीं याद पड़ता कि किसी नकल का पेपर लीक का उजागर करने पर कोई पत्रकार जेल गया हो। और उत्तर प्रदेश में ये पहली घटना मुझे लग रही है। ये बहुत ज्यादा ही चटक डीएम है। और अगर कोई व्यक्ति है किसी पत्रकार से, जो अधिकारी, वो कहता कि भाई अगर उस अखबार में डंके की चोट पर हाँ कोई डील कर रहा हो, अपने अखबार में वो छाप ना रहा हो, तो वो दोषी है, वो पत्रकार हो चाहे चित्रकार हो। लेकिन उस व्यक्ति ने दबा के अपने अखबार में खबर छापी। वो दावा कर रहा है, चाहे दिग्विजय सिंह हो चाहे ओझा जी हो, जो भी वहां के पत्रकार हैं बलिया के, उन लोगों ने तेवर के साथ पत्रकारिता की और उन्होंने दबा के खबरें छापी। वो दावा कर रहे हैं कि भाई संस्कृत का पेपर भी लीक हुआ है, हमने छापी खबर, लेकिन अपनी खाल बचाने के लिए, अपनी मक्कारी को छिपाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और शिक्षा विभाग चुपचाप उस मामले को दबा दिया गया। दोबारा खबर छापी, खबर छप गई अमर उजाला अखबार में। अगले दिन होश आ रहा कि भाई ये कहां छप गया, क्यों छप गया, कैसे छप गया, इतना बड़ा पेपर लीक हो गया। अब हाय हत्या मच रही। आज उसका मास्टरमाइंड बताकर एक व्यक्ति को लखनऊ में गिरफ्तार किया गया। पत्रकारों का गुनाह इतना है कि उन्होंने इस पूरे जो घपला घोटाला पेपर लीक का माफिया राज है, जिसमें मुझे पक्का यकीन है कि प्रशासन के अधिकारी भी मिले हुए हैं और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मिले हुए हैं, उन्होंने बाकायदे एक षड्यंत्र रचा। पत्रकार को विश्वास में कहा भाई किस आधार पे आपने खबर छापी, पत्रकार के मन में कोई खोट नहीं थी, उन्होंने सीधे व्हाट्सएप भेज दिया, भैया ये हमारे पास आया तो भेज दिया। उसी आधार पे पत्रकारों को मुलजिम बना दिया गया। ऐसा होता है कहीं? भाई अंग्रेजों का शासन है क्या? पत्रकार गाजर मूली है। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े स्टूडियो, बड़े बड़े गाड़ियों में चलने वाले पत्रकार, एक शायद कुछ लोगों के मुंह से बोल फूटे हो कि भाई दिग्विजय सिंह जो किस तरह संघर्ष करके पत्रकारिता को जिंदा रखे हैं, ओझा जी पत्रकारिता के मानकों को में कहीं ना कहीं पूरा करते हुए, संघर्ष करते हुए पत्रकारिता का जो मूल काम है उसको जिंदा किए हुए हैं। उनके समर्थन में शायद ही किसी की आवाज निकली हो। एक प्रकरण यह है। दूसरा प्रकरण कि भाई प्रतापगढ़ का लालगंज तहसील, वहां का एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह, और वो नायब नाजिर को पीट कर इतना पीटता कि नाजिर ही मर जाता है। वो तस्वीर है घायल होने के बाद नाजिर की। क्या हो गया भाई? ये जिले सुभानी हो गए, औरंगजेब हो गए, क्या हो गए ये अधिकारी? ये किस पीनक में है? उत्तर प्रदेश के अधिकारी किस पीनक में है?
उत्तर प्रदेश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक शबी हैदर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबी भाई, दो मामले हैं तुरंत फुरत आपसे। एक तो आपका जन्मदिन भी, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और दूसरा जो मसला, मेरा सवाल ये है कि एक तो शिवपाल के प्रकरण में नफा नुकसान किसका, पहला सवाल। और दूसरा कि क्या ये जो अधिकारी हैं ये किस पीनक में जी रहे हैं? कोई नायब को पीट कर मार डालता है, कोई पत्रकार को जेल में ठूस कर भेज देता है, ये क्या हो रहा है? बिल्कुल सर, देखिए ये पहली घटना नहीं है। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आपने मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं अपने शो, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान दी। मैं आपका हार्दिक आभारी हूँ, चैनल का आभारी हूँ। अगर हम इस मुद्दे पर बात करें सर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कमजोर दिल के लोग पत्रकारिता ना करें, पत्रकारिता छोड़ दें। पत्रकारिता उस दौर से गुजर रही है। ये पहली घटना नहीं है, ये आखिरी घटना नहीं है सर। मैं लखीमपुर खीरी में था, ईटीवी में काम करता था उस समय, और एक प्रकरण हुआ था समीउद्दीन नीलू का। और ठीक मैं बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहा हूँ, वो भी अमर उजाला में काम करते थे, एक अखबार में, दैनिक अखबार में काम करते थे। ठीक उसी तरह 8:30 पौने 9 बजे तक हमारी उनकी बात हुई, और 10 बजे पता चला कि ऑफिस की सीढ़ियां उतरते समय समीउद्दीन नीलू को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने उस जिले की जो कप्तान थी, तत्कालीन कप्तान थी, उनकी कुछ खबरें जो हैं वो अखबार में लिखी थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको गंभीर धाराओं में जो है वो जेल में डाला गया। मुकदमा चला, आंदोलन हुए, सारी चीजें हुई, और फिर उनको माफी मांगनी पड़ी और समीउद्दीन नीलू को बाइज्जत बरी किया गया। बागी बलिया की घटना है ये। बलिया का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि बगावत का झंडा जो होता है वो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो बलिया से होती है, और निश्चित तौर के ऊपर बलिया ने बगावत कर दी है, सच्ची पत्रकारिता की, ठोस पत्रकारिता की। और जिस तरीके से वहां पर पत्रकारों ने एकजुट होकर प्रशासन और जो कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ जिस तरीके से लामबंद हुए हैं, जितना भी सलूट किया जाए कम है। और आपने अपने शो के जरिए इस पूरे मुद्दे को उठाया है। आप भी साधुवाद के पात्र हैं, और यकीनी तौर के ऊपर आप भी इस तरीके की घटनाओं को एक जान देते हैं, उसको एक आगे तक ले जाते हैं। तो एक ये मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ना ये तो इस तरीके की पहली घटना है, नहीं आखिरी घटना है। इसके बाद भी इस तरीके की घटनाएं होंगी, और समय समय पर घटनाएं होती रहती हैं। कुल मिलाकर इस पर जितनी भी जिसकी निंदा की जाए, जिस पर कार्रवाई हो जाना चाहिए, और कार्रवाई होगी। इस पर जो भी उत्पीड़न का कार्रवाई हुई है, ये आज भले ही जो है वो प्रशासन और जो जिलाधिकारी हैं, जो मुख्य लोग हैं, वो पत्रकारों को जेल में डालकर सोच रहे हैं आवाज बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। कल सच सामने आएगा, और इन अधिकारियों को इनकी जो कार्यशैली है इनकी, जो इन्होंने किया है, उसकी सजा जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, जो अलग अलग कानूनी जो चीजें हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो इनको देंगी, ऐसा मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है। पूरी घटना सर सबके सामने है। जिस तरीके से घटना हुई, पत्रकार के पास सूत्र होता है, और हम पत्रकार कभी भी अपने, चाहे जितना कुछ हो जाए, अगर किसी सूत्र ने हमें कोई खबर बताई है, कोई घटना बताई है, तो हम कभी भी जान जाए पर वचन ना जाए। कभी भी हम अपने सूत्र का नाम नहीं बता सकते, ना ही किसी को उस सूत्र का, किसी प्रशासनिक अधिकारी को पूछने का अधिकार है। कुल टोटल पूरा जो मामला हुआ है वो यही हुआ है। पत्रकारों से उस व्यक्ति का जो है वो नाम पूछने की कोशिश की गई, पत्रकार ने उसको नाम को नहीं बताया, तो उन पर ये कहकर कि इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए पेपर को आगे बढ़ाया है, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। हमारे जितने भी पत्रकार हैं वो बाइज्जत सामने आएंगे। ये ठीक है, थोड़ा सा हमें कष्ट और थोड़ा सा हमें तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। जब अच्छा दौर नहीं रहा, जब वो सारी चीजें नहीं रही, तो ये समय भी नहीं रहेगा। और एक बार फिर हमारे जो पत्रकार हैं, बलिया के पत्रकार हैं, जिन्होंने इतने बड़े मुद्दे को ब्रेक किया, इतनी सारी चीजें जो हैं वो सामने लेकर आई, बजाय इनका सम्मान होना, बजाय इनको प्रशस्ति पत्र देना, उल्टे इन पर जो कानूनी कार्रवाई की जा रही है वो निंदनीय है। और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है, और हम सबको जो है वो इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। सभी दूसरा मेरा सवाल था, और वो संक्षिप्त जवाब चाहूंगा कि जो शिवपाल का प्रकरण चल रहा है, अखिलेश शिवपाल का, इसमें नफा और नुकसान किसका कितना है? बहुत सूक्ष्म जवाब चाहेंगे, क्योंकि वक्त अब इजाजत नहीं दे रहा बहुत लंबा खींचने का इस शो को। सर, शिवपाल जी के दोनों हाथों में लड्डू हैं। कुल मिलाकर इसका जवाब यही है, दोनों हाथों में लड्डू हैं उनके, और जो बॉल है अब वो शिवपाल जी के हाथ में है, शिवपाल जी के कोर्ट में है। वो जिधर चाहेंगे उधर गोल होगा।
और मुझे ऐसा लगता है कि अभी शिवपाल जी का जो एपिसोड है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अभी ये कोई बहुत जल्दबाजी में नहीं है, ना तो शिवपाल जी बहुत जल्दबाजी में नहीं है, ना ही जो है भारतीय जनता पार्टी किसी जल्दबाजी में है। सही समय पर जो उपयुक्त होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे, मेरे पास जो खबर है, ऐसे बहुत सारे विधायक हैं जो शिवपाल जी की अगुवाई में लामबंद हो रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी एक बड़ी टूट का जो है सामना कहीं ना करना पड़े उसे आने वाले समय में, ये भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी खबर, बातों बातों में शबी हैदर ने बहुत बड़ी खबर एक तरीके से बता दी, ब्रेक कर दी कि समाजवादी पार्टी में एक बहुत बड़ी टूट होने जा रही है, या टूट हो सकती है, या उसकी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। बहुत शुक्रिया सभी, बहुत शुक्रिया। इस पर चर्चा हम करेंगे इसके तथ्यों के साथ में, लेकिन बहुत बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक शबी हैदर ने एक बड़ी खबर बातों बातों में बता दी कि ये केवल शिवपाल यादव के जाने या उनके राज्यसभा जाने या उनके बेटे के भाजपा में जाने का मसला नहीं है। इस समाजवादी पार्टी में शिवपाल के जरिए भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं एक बड़ी टूट की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं, एक जमीन तैयार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, के न्यूज़ पर हम बता रहे हैं आपको, ये बहुत बड़ी खबर है। और जिस दिन ये टूट होगी फिर आज के मंथन के एपिसोड को हम याद करेंगे, आपके सामने पेश करेंगे। ये बड़ी टूट की पृष्ठभूमि है, उसकी पूरी रचना की जा रही है। अब हम इस कार्यक्रम के अंतिम सोपान की तरफ बढ़ रहे हैं। चलते चलते हमारा आखिरी सेगमेंट है और इसमें हम बात कर रहे हैं आधार कार्ड की। बदायूं में आधार कार्ड को लेकर एक अनोखा मामला सामने आया है। बच्चे का एडमिशन करवाने प्राथमिक स्कूल यानी प्राइमरी स्कूल गए, माता पिता को मना कर दिया गया कि एडमिशन नहीं होगा, नो एडमिशन। पहले आधार कार्ड में नाम सही करवाएं। नाम लिखा है मधु का 5वां बच्चा। अब इसे किसकी लापरवाही कहें? हंसी भी आती है, रंज भी होता है, क्रोध भी आता है कि इस तरीके का खिलवाड़ प्राथमिक स्कूल में एडमिशन कराने कौन जाएगा? कि कोई आईएएस तो अपने बेटे का एडमिशन प्राथमिक स्कूल में कराएगा नहीं, कोई उद्योगपति भी नहीं कराएगा, सचिवालय का बाबू भी नहीं कराएगा, थानेदार भी नहीं कराएगा, सिपाही भी नहीं कराएगा, लेखपाल भी नहीं कराएगा, कानून गो भी नहीं कराएगा, पत्रकार भी नहीं कराएगा जो ठीक ठाक कमाते हैं। कौन कराएगा एडमिशन? बच्चा तो गरीब का होगा ना। कहते ना कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। ये हालत है। एक गलती की वजह से शायद ये बच्चा इस बार एडमिशन न ले पाए, और कौन जाने कि अगर इसको अच्छी शिक्षा इस बच्चे को मिल जाए तो ये देश का कर्णधार बने। ऐसी इस तरह की लापरवाही करने वाले लोगों और इन छोटी छोटी गलतियों पर किसी के एडमिशन को इनकार कर देने वालों पर भी नकेल कसनी चाहिए और एक्शन होना चाहिए। और इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए ताकि ऐसे लोगों को मायूस न लौटना पड़े। आज से मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान छेड़ा है। वो खुद श्रावस्ती गए, पूरे प्रदेश में निर्देश हुए कि चलो भैया बच्चों के स्कूल ले चलो। प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की संख्या बहुत कम है, टीचरों को अच्छी तनख्वाहें मिल रही हैं, अच्छा स्टेटस बनाया है, उनको शुभकामनाएं, लेकिन पढ़ा वढ़ा नहीं रहे हैं, कोई बच्चे नहीं है। एक तरफ बच्चों का संकट, छात्रों का संकट प्राथमिक स्कूलों में, और एक तरफ इस तरीके की लापरवाहियां, मनमानियां। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है समरकूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए।